वाला ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये मैंने बताया था कि जब हम लोग जस्ट लिसन, ये थर्ड पॉइंट तुम्हारा मिस हुआ है ना सर। when we move from negative to positive terminal, then EMF will be plus because we go to the higher potential. नेगेटिव से एंटर हुए, पॉजिटिव से बाहर निकले, तो EMF जो है प्लस लिखना है. सपोज हम ऐसे आ रहे लूप में, पहले पॉजिटिव प्लेट पड़ी, बाद में नेगेटिव, नेगेटिव से बाहर निकले तो माइनस, लोअर पोटेंशियल से बाहर निकलते हैं, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से हम इंटर हुए जब प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव से बाहर निकले लोअर पोटेंशियल की तरफ पहुंचे तो माइनस. और सपोज वी हैपन टू मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो वी एंटर फ्रॉम नेगेटिव, वी आर एंटरिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड देन कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. इन दैट केस प्लस, मतलब जिस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे वही साइन ईएमएफ का रिटर्न किया जाएगा. तो ये पॉइंट तुम्हारा मिस हुआ था, समझ में आ गया? यस सर. तो अभी हम लोग आज और इक्वेशन लिखेंगे उसकी, किरचॉफ लॉ की. और करंट के लिए तो मैंने बताया था, करंट, डू यू रिमेम्बर, करंट की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल की तरफ गए तो माइनस ही है, चाहे वो ईएमएफ हो चाहे करंट हो. और जब हम लोग अपोजिट आ रहे हैं, ऐसे करंट के अगेंस्ट में आ रहे, करंट इधर जा रहा है, तो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो प्लस आई आर. और बैटरी में भी हाई पोटेंशियल से बाहर निकलते हैं तो प्लस ई. और ये पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे कि एक ब्रांच में एक करंट होगा, और लूप में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ जा सकते हैं. इट्स अप टू यू. क्लॉकवाइज को हम CW लिखेंगे शॉर्ट में, एंटी क्लॉकवाइज को ACW लिखेंगे. EMF का जब साइन लिखेंगे उस समय करंट नहीं देखते हम लोग, करंट की डायरेक्शन नहीं देखते जब EMF डिसाइड करते हैं. और फर्स्ट लॉ को पहले यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में. तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी इतनी. NCERT बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है ये मैंने बोला था खुद ट्राई करो. ये वाला, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल था, ये हम लोगों ने क्लास में कर लिया. ठीक है, अभी सभी में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से सॉल्व कर रहे हैं. ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे. दिस वाज द क्वेश्चन वी वर सॉल्विंग, एक्सरसाइज का 3.9. बैलेंस अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो इसमें केवल करंट निकालने हैं, बाद में मेरी तरफ से नेट रेजिस्टेंस भी निकालने का पार्ट रहेगा. लेट मी राइट हियर, अदरवाइज वी विल मिस दिस पॉइंट. हाँ, लिखा है मैंने नेट रेजिस्टेंस. इसका आंसर बुक में नहीं मिलेगा, बट जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट. ओनली करंट्स के आंसर दिए हैं. तो देखो इसमें इक्वेशन बन गई थी अपनी, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ लगा के हमने इक्वेशन, इस लूप के लिए इक्वेशन बना ली थी, फिर इस लूप के लिए बनाई थी, और फिर इस लूप के लिए बनाई थी. ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन फिर हमने सॉल्व भी कर ली थी. वी रीच्ड अप टू दिस पॉइंट. अगर तुम्हें पूरा सोल्यूशन देखना है तो जस्ट आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस. फुल सोल्यूशन यू कैन जस्ट सी टुगेदर, एक साथ देख सकते हो. ओके, दिस इज वेरी, बहुत छोटा हो रहा है. ठीक है, इसको ऐसे दो पार्ट में दिखा देता हूँ मैं. फर्स्ट पार्ट वाज सॉल्व लाइक दिस. इक्वेशन तीनों यहाँ पे आ गई थी, देखो. और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी तीन इक्वेशन है, यू सॉल्व इट एनी हाउ. I1 I2 I3 निकालने तुम्हें, पहले हमने रिड्यूस कर लिया था. 1 और 3 को सॉल्व करके I1 कैंसिल करा के I2 एंड I3 में रिलेशन बना लिया था. 2 और 3 से भी I2 एंड I3 में आ गए थे. फिर उनको सॉल्व किया तो I2 एंड I3 आ गया था. फिर दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी थी तो I1 भी आ गया था. सॉल्विंग इज जस्ट योर लुक आफ्टर. इनफैक्ट तुम्हें ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये सब याद नहीं रहते. तो I1 I2, I1 जो करंट है वो AB ब्रांच में, तो दैट्स व्हाट इज हियर. AB ब्रांच का करंट मैच हो रहा है, अपना आंसर है ये. I2 हमने AD ब्रांच में लिया था, नीचे वाली जो लेफ्ट साइड की नीचे की ब्रांच है, दैट I2 वी हैव टेकन, तो दैट वाज AD. AD का कहाँ पे दिया आंसर, ये दिया है 6/17. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद बीच वाली ब्रांच में I3 था, दैट ब्रांच इज BD. तो BD में देखो, ये कहाँ गया, सॉरी, BD माइनस दिख रहा, अपना भी माइनस आया बिकॉज हम लोगों ने मतलब बुक एरो डाउनवर्ड लिया. तो माइनस मतलब करंट विल बी एक्चुअली फ्लोइंग अपवर्ड. माइनस मतलब जो हमने एरो लिया है उसकी अपोजिट है. ठीक है, और जो टॉप में राइट हैंड साइड वाली ब्रांच थी दैट वाज BC, उसमें I1 माइनस I3 गया था तो 6.
अपॉन 17 आया, कहाँ गया, हाँ ये वाला नहीं, दैट ब्रांच इज इन फैक्ट बीसी ब्रांच, कौन सी, बीसी, हाँ ये वाली ब्रांच है। इसमें जो है बीसी ब्रांच में मैच नहीं हो रहा क्या अपना, वेयर इज द बीसी ईयर, हाँ है सही है, 6/17 ऑलराइट। उसके बाद नीचे जो लास्ट ब्रांच थी राइट हैंड साइड की डीसी, उसमें 4/17 आया। इन्होंने क्या किया, सीडी लिख दिया उसमें। सीडी का मतलब इधर करंट, सीडी का कोई मीनिंग नहीं है, इधर से इधर, इसलिए माइनस लिखा है। बट वी नो दैट कि इसमें से इधर ही जाएगा, बिकॉज डी इज एट हायर पोटेंशियल, सी जीरो पोटेंशियल पे है। देखो यहाँ पर सारे करंट सी की तरफ जाएंगे, इधर से भी इधर से भी, तो डीसी होना चाहिए। डीसी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, फिर डीसी शुड बी दिया, दैट विल बी प्लस 4/17 अपने आया। देखो डीसी 4/17, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐड भी तो करना है ये वाला करंट। देखो हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपना करेक्शन। टोटल करंट के लिए फिर हमें ऐड भी करना पड़ेगा I1 प्लस I2, डीसी वाला करंट, या फिर लेफ्ट वाली ब्रांच ले लो चाहे राइट से, तो टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 4/17 एंड 6/17, 10/17। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, माय क्वेश्चन इज फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कैन यू फाइंड आउट, कैसे करेंगे, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन रिप्लाई, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, तो ओम्स लॉ, वी नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट। बैटरी कितनी सप्लाई की है हम लोगों ने, बैटरी कितनी कनेक्ट की है, इनफैक्ट 10 वोल्ट, नेट वोल्टेज इज 10। करंट हम लोग निकाल चुके हैं 10/17, ये टोटल करंट था 10/17। यहाँ पे एक पॉइंट तुम्हें और ध्यान रखना है, आर नेट में इनफैक्ट जो वीटस्टोन बेस है उसका रेजिस्टेंस हमें चाहिए। व्हाट इज द नेट, नहीं नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट नहीं चाहिए, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वीटस्टोन बेस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वीटस्टोन बेस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है उसमें। इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वीटस्टोन बेस का जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो वीटस्टोन बेस का आर ए बी ले लेते हैं, लेट अस टेक आर ए बी, सॉरी सी पॉइंट है ना, आर ए सी ले लेते हैं। तो लेट अस टेक नेट रेजिस्टेंस ऑफ वीटस्टोन बेस आर ए सी प्लस 10 उसके साथ सीरीज में है। यू सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो 170 और 10 आर ए सी प्लस 100, तो आर ए सी विल बी ये 70/10, 7 ओम आ रहा है। तो इफ समबडी आस्क यू, यू कैन जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस। अच्छा वो वीटस्टोन बेस अगर बैलेंस होता है, अगर अच्छा मैसेज चेक कर लेते हैं, अगर बीच वाला रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं कितना है, इफ दिस रेजिस्टेंस बी रिमूव, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं वीटस्टोन बेस बैलेंस है, तो 10 + 5 15 हो गया, नीचे 5 + 10 ये भी 15, सपोज ये वाला 10 इधर होता, ये 5 होता, तब तो ये निकल जाता। तो 10 15 एंड 15 पैरेलल में, तो 15/2 7.5 आ जाता है। अगर ये इधर ले आए और ये इधर ले आए तो 7.5 आएगा। But since it is unbalanced, so we cannot do it anything. We have to solve it like this, the way we have got the answer. बैलेंस होता है तो फिर हमें करंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करंट ये भी तो हमने ऐसे ही किया था, ये वाला क्वेश्चन देखो, करंट निकाल के दो इक्वेशन बनाई थी। पहले हमने किरचॉफ लॉ भी यूज किया, वीटस्टोन अपना ओम्स लॉ भी यूज करके नेट करंट वगैरह निकाल लिया था हम लोगों ने, है ना। ऐसे तो सॉल्व किया, नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, ओम्स लॉ लगाया था फाइनली, और ये एक किरचॉफ लॉ से। तो कभी भी अनबैलेंस सिचुएशन में तो किरचॉफ लॉ लगा के नेट करंट निकाल लो, उसके बाद ओम्स लॉ लगाओ। तो दिस पॉइंट आई हैव एडेड, दिस कैन बी यूजफुल।
नाउ वी सी हाउ दिस, एक और मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। किरचॉफ लॉ का देखो ध्यान से सुनो। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर पार्ट ऑफ द लूप है ना। सपोज ये कोई क्लोज लूप का एक पार्ट है, ऐसे कोई क्लोज लूप था कुछ समथिंग, उसके लिए हमें पार्ट ऑफ द लूप के लिए लगाना है। तो आंसर इज यस, वी कैन यूज इट। किरचॉफ लॉ देखते कैसे। सपोज ये पॉइंट दे दिया है, करंट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे बैटरी दिया है, एक और रेजिस्टेंस दिया है, एक और बैटरी और डी पॉइंट दिया। तो व्हाट वी डू इन दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी या इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करो। तो वी लिखा हमने यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस आई आर, थोड़ा सा मैं इसको जस्ट हाईलाइटर हटा देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा इसमें। ओके, नाउ इट्स विजिबल। देखो करंट की डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, फिर ये बैटरी को क्रॉस किया, +3 की -3 बोलो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव का। वी आर हेडिंग लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग। कौन से हायर पोटेंशियल से बाहर निकले, +3 और आगे चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो माइनस आई आर, आई इज 1, आर इज 4, और आगे गए, अभी बैटरी को क्रॉस किया, +5 या -5, -5. वाई -5, बिकॉज लोअर पोटेंशियल से बाहर निकले, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले, पॉजिटिव से एंटर हुए, नेगेटिव से बाहर निकले, इसलिए -5। एंड में जब पहुंचते इक्वल टू बी, ऐसे लिखना है, मतलब ए से स्टार्ट करके हमने प्लस माइनस करते गए, क्या बचा, इसका पॉइंट बी का पोटेंशियल बचा। तो दैट इज द डिफरेंस। हम एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे और आगे जाएंगे प्लस माइनस करते हुए, जो भी आ रहा है साइन कन्वेंशन, लास्ट में इज इक्वल टू बी लिखेंगे। तो दैट इज हाउ सॉल्व कर लेंगे। अभी इनको सॉल्व कर लिया सबको, ये सब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो बी को इधर ले आए तो वी ए माइनस वी बी इज 9 वोल्ट। तो दैट इज हाउ वी हैव टू यूज इन दिस चैप्टर आल्सो। जब हम लोग एसी पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे ना, वहां भी ऐसा यूज करने के लिए आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। इवन बोर्ड में भी ऐसा यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी इसमें एक पार्ट मैंने और पूछ लिया, इफ बी इज अर्थ, तो इफ ए इज अर्थ, then what will be the, then find out the potential of point B। ए को अर्थ कर दो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, -9 volt. हाँ, अर्थिंग करने से क्या होता है, 0 हो जाता है, वी ए विल बी 0। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, 0 माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट, देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू -9 वोल्ट। मतलब बी जो है, अगर ए, बी ए से 9 वोल्ट कम है, ये दैट इज व्हाट इज द मीनिंग हियर। यहाँ पे ध्यान से देखो, बी इज लेस बाय 9 वोल्ट एज कंपेयर टू ए इज एट हायर पोटेंशियल, इसीलिए तो +9 आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए 0 पे है तो बी -9 पे होगा, बी को 9 वोल्ट कम होना पड़ेगा ए से। दैट इज व्हाट दिस रिलेशन सेज अस। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट बना के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमने जब हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल सीखा था ना, तब मैंने बोला था कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वी ई माइनस आई आर होता है। अभी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने वहीं से कॉपी किया है, ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आया हूँ उसको। तो यहाँ से लिखते हैं, अभी देखो वी ए टर्मिनल पोटेंशियल होता है क्या वैसे, इट इज नथिंग बट ए वी ए माइनस वी बी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऐसे बैटरी रहती है, ऐसे बैटरी रहती है एक्चुअली, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ये नेगेटिव रहता है। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो वी ए माइनस वी बी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वी ए से स्टार्ट करके आगे गए, करंट के अभी यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं इस तरफ, नो प्रॉब्लम, और आगे गए माइनस टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस ई से, मतलब ई से मतलब नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले, इसलिए माइनस ई, और आगे गए, ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, हम लोग राइट जा रहे हैं, वी आर गोइंग लाइक दिस।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे करंट के अगेंस्ट में, तो प्लस आई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस होके वीबी पे पहुंच गए। तो देखो वी ए माइनस वीबी, वीबी को उधर ले आए और ये दोनों टर्म को उधर लेके गए, और वी ए माइनस वीबी इज नथिंग बट वी। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ई माइनस आई आर आता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज ई माइनस आई आर। चार्जिंग में हम लोगों ने क्या लिखा था, प्लस आई आर। चार्जिंग का भी देख सकते हैं यहीं से। चार्जिंग में करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी चार्जिंग में, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। चार्जिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है, डिस्चार्जिंग में कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमने छोड़ दिया था बिकॉज किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। ऑलराइट, ओके ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये हमने कैसे लिखा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, माइनस प्लस कहाँ पे आएगा। ऑलवेज वी आर कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऑलवेज यू विल बी डूइंग इट राइट अगर ये तुम्हें समझ में आ गया। किरचॉफ लॉ यूज किया, बस हमने नया क्या लिखा, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, प्लस माइनस करते जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचे तो इक्वल टू वी भी कर दिया बस। यहाँ पे तुम अपने अपने तरीके से याद रख सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, फिर रेजिस्टेंस भी पढ़ा, अभी सेल भी पढ़ रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन पढ़े हमने। सबसे पहले कैपेसिटर के पढ़े थे, फिर रेजिस्टेंस के पढ़े, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्यों करते बाय द वे, एनी आइडिया? मैंने शायद तुम लोग को बताया, जब बैटरी जो है ना, सेल जो है जनरली 2 वोल्ट का ही बना पाते हैं ना, तो हमें 12 वोल्ट चाहिए कार ऑटोमोबाइल की बैटरी के लिए, या सेल फोन में भी 4 वोल्ट के आसपास रहता है, या फिर इन्वर्टर की बैटरी होती है 12 वोल्ट की, है ना। कभी कभी 24 वोल्ट भी चाहिए होता है ना। तो व्हाट वी डू, वी कंबाइन देम इन सीरीज, प्लस माइनस ऐड करते हैं। जैसे टॉर्च में सेल डालते हैं या रिमोट में सेल डालते हैं, तो प्लस, अगर जिसमें 2 पड़ते हैं ना सेल, प्लस माइनस होते हैं, हमें दिखते नहीं है एक्चुअली, वो प्लस माइनस होते हैं, स्पेस कम होता है ना, वो टर्न कर लेते हैं, वायरिंग से टर्न कर लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा रहता है सीरीज में, जब हम 2 सेल डालते हैं ना कहीं भी, दे मस्ट बी इन सीरीज, बट हमें स्पेस कम होता है ना, तो वो थोड़ा सा वायरिंग से वो टर्न करके मैनेज कर लेते हैं। ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है पैरेलल में है, बट ऐसा रहता है। ये दोनों सेल तुम्हारे सीरीज में आ गए, तो ये इसका अगर सपोज सेल का 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, तो टोटल 3 वोल्ट हो जाएगा, सीरीज में सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से प्लस माइनस लगाना, अगर एक बैटरी तुमने अपोजिट कर दी, फिर देखेंगे कितने का डिफरेंस आ जाता है। सपोज एन सेल्स हैं, एक तुमने बाय मिस्टेक अपोजिट डाल दिया, तो कितना ईएमएफ हो जाएगा, किरचॉफ लॉ से हम निकाल सकते हैं, या कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में वोल्टेज बढ़ जाता है, ईएमएफ इंक्रीजेस। ये हमें, दिस इज जस्ट तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन में, वोल्टेज बढ़ाना है तो हम सीरीज में यूज करते हैं। ऑलराइट, तो सीरीज भी कैसा होता है, माइनस प्लस। देखो इसका माइनस, इसका प्लस, फिर आगे दूसरे इसमें देखो, ये जो अपने सेल जो हम देखते हैं ना, पेंसिल सेल जो हम यूज करते हैं, रिमोट में डालते हैं गाड़ियों में, क्लॉक, वॉल क्लॉक वगैरह में, ये उसका प्लस होता है, ये वाला है। और जो उसका अदर साइड होता है माइनस, जो टर्म ये माइनस होता है। तो प्लस माइनस कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, है ना। यहाँ से माइनस, ये प्लस, फिर इधर आ गए माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। और तो लेट ईएमएफ इज E1 E2 E3, है ना, तो सब ऐड हो जाएंगे सिंपली। ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन अप टू EN। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाते हैं ये भी। अच्छा, बैटरी का और रेजिस्टेंस का एक जैसा ही आ रहा है ना,
तो ये आ गया तुम्हारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ यूज करंट निकलना, अभी सर्किट में हमें सपोज करंट निकलना है, तो ओम्स लॉ यूज कर लेंगे, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ हम जो भी ऐड करके आ जाएगा वो लिख देंगे। नेट रेजिस्टेंस में मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस सबका पहले निकाल लो, तो दैट विल बी इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ सीरीज में होगा नेट इंटरनल। यहाँ पे लिख दिया, इसको क्या करेंगे, सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर देंगे लाइक दिस, जिसका ई नेट और आर नेट हमने अलग से निकाला है, सिंगल बैटरी से रिप्लेस करके आगे सॉल्व कर लेते। ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशंस हैं सीरीज की, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर, नोट कर लो इसको। फॉर टू आइडेंटिकल सेल्स, दो सेल अगर हमारे पास है तो ई प्लस ई 2ई हो जाएगा, नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा। दो सेल का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नोट कर लो, ये सिंपल टॉपिक है, पैरेलल में थोड़ा सा हमें डेरिवेशन करना पड़ता है। इफ एनी डिफिकल्टी जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, अनम्यूट करके पूछ लो और नोट भी कर लो, देन विल सी फर्दर। तुम्हारा जो संडे टेस्ट होगा ना, तो ये टॉपिक नहीं आएगा आगे का, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी अप टू किरचॉफ लॉ, दैट्स ऑल। ओके सर। ये नए टॉपिक याद नहीं रहते, इसलिए ये टॉपिक नहीं होंगे। सेल्स का और आगे मीटर बेस पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, ये और हीटिंग इफेक्ट, ये टॉपिक नहीं आएंगे, आगे के टॉपिक कोई भी नहीं आएगा अप टू किरचॉफ लॉ। सर वो 2R इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ, R दोनों net ऐड हो में? जाएंगे। ये देखो दो सेल रहे, दो हैं, तो आर नेट विल बी आर प्लस आर, तो 2R हो जाएगा इंटरनल नेट इंटरनल। यहाँ से देखो ना फॉर्मूले से, आर प्लस आर 2R आ जाएगा, ये ई आइडेंटिकल है, ई प्लस ई 2E हो जाएगा बस। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया ना हमने। यस। एनीबडी एल्स हैज डाउट? इसमें देखो हमने क्या किया, ई नेट दो सेल के लिए E1 E प्लस ई, तो 2E हो गया, यहाँ पे लिख दिया, इसी में लिख दिया। ओके, यहाँ पे चलो मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, इस फॉर्म अलग से निकाल के, जस्ट आई एम जस्ट यू डोंट कट इट, अगर तुम्हें समझ में आ गया छोड़ दो। देखो दो सेल के लिए, दो सेल के लिए ई नेट आइडेंटिकल है वो भी, तो ई प्लस ई 2E, ई नेट आ गया, आर नेट विल बी आर प्लस आर 2R। ठीक है, तो अभी ये फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, ई नेट जो है 2E हो गया, आर जो है एज इट इज इंटरनेशनल 2R, गॉट इट। तो ये इस तरह से लिख सकते, 2 होंगे, 2 के लिए लिख लो 3 है, आइडेंटिकल है, अनआइडेंटिकल भी है, तो पहले उनको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है नेट निकाल लो, इंटरनेशनल कितना, बाद में इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द मेन फार्मूला। ओम्स लॉ। इसमें एक क्वेश्चन में आई वांट टू आस्क यू, जो जनरली इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, जस्ट तुम्हें ये जो अभी मैंने बताया ना, यही पॉइंट, इसको यूज कर लेना है। देखो, इफ n identical cells each of EMF E and internationals are connected in series, but one of the cells is connected with the opposite polarity, by mistake एक सेल उल्टा लग गया उसमें, find the net EMF and net R। यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। बोलो नेट ईएमएफ कितना रहने वाला है? n सेल्स है, चलो निकालते हैं इसका। किरचॉफ लॉ से अगर हम देखें तो n-2e। हाँ करेक्ट, किरचॉफ लॉ से अगर हम देखें तो n-1 तो फॉरवर्ड उसमें लगे, प्रॉपर सीक्वेंस में लगे, जैसे यहाँ पे समझ लो, इसमें से n एक उल्टा लगा हुआ है, एक का हमने ऐसे लगा दिया इस तरह से बाय मिस्टेक,
तो उसको हम किरचॉफ लॉ से अलग लिख देंगे, वो अपोज करेगा माइनस ई। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, एन ई माइनस ई, तो एन ई माइनस टू ई कॉमन ले लो, एन माइनस टू ई। देखो ये कॉमन सेंस का ही है इसमें। अभी देखो तुम्हें मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। सपोज 10 सेल थे, 10 में से एक उल्टा लगा दिया तुमने, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? 10 माइनस टू ई, 8 ई आएगा। क्यों? 9 तो तुमने प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिए, उनका 9 ही हो गया, एक अपोजिट लग गया, एक माइनस कर दो 8 ई, 2 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक सेल को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दो सेल माइनस, 2 ईएमएफ माइनस हो जाते हैं आइडेंटिकल के केस में। अनआइडेंटिकल है तो फिर उसको ऐसे रहने दो, 9 का लिख लो, 1 का माइनस कर दो। बट मोस्टली आइडेंटिकल का क्वेश्चन कभी दिखता है, तो इसलिए तुम्हें यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं केवल माइनस नहीं करना है, मतलब एक माइनस नहीं, ऐसा नहीं। मिस्टेक क्या करते हैं, ये इतना ही लिख दो, एक अपोजिट है तो n माइनस 1 कर देते, नहीं 2 का डिफरेंस आता है। बिकॉज एक जो है, जो अपोजिट पोलैरिटी वाला है, एक सेल को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वी विल हैव द डिफरेंस ऑफ 2 ईएमएफ। 10 है तो 8 ईएमएफ आएगा, 2 है, 2 सेल है तो 0 हो जाएगा। एक अपोजिट लगा रखी है तुमने, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे आइडेंटिकल है तो। 3 है तो 1 का ईएमएफ बचेगा, लाइक दिस, ठीक है। बट नेट इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? रेजिस्टेंस न्यूट्रलाइज नहीं करते एक दूसरे को, वो एन आर ही रहेंगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। एन आर रेजिस्टेंस में माइनस नहीं होता, सीरीज में है तो है, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस थोड़ी होता है। ईएमएफ होता है, ईएमएफ प्लस माइनस होता है, इसलिए कैंसलिंग इफेक्ट आता है। ऑलराइट, तो ये कभी तुम्हें ऐसी सिचुएशन आएगी तो यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक इन दिस। क्लियर? नोट कर लो इसको। Now we'll see the parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल टुगेदर डिफरेंट रिजल्ट आता है इसमें। न तो कैपेसिटर के साथ मैच होता है, न रेजिस्टेंस के साथ मैच होता है। ईएमएफ ऑफ कोर्स, रेजिस्टेंस तो पैरेलल वाला ही लग जाएगा, इंटरनेशनल तो वही रहेगा। ईएमएफ के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट आंसर आएगा। लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा तुम लोगों ने कहाँ करते हैं एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन? व्हाई डू वी नीड द पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, अगर हमें कांस्टेंट करंट चाहिए ज्यादा देर तक, है ना, तो पैरेलल बैटरी लगा के रखते हैं। जैसे ट्रक होती है ना, जो अपने ऑटोमोबाइल में जो हैवी ट्रक होती है ना, शिप्स होते हैं या ट्रक होते हैं, ट्रक में 2 बैटरी पैरेलल लगा देते हैं 12 वोल्ट की, जबकि सारा सिस्टम तो 12 वोल्ट का ही है। फिर भी 2 क्यों लगाते हैं? कि वो उसका इंजन हैवी होता है, तो अगर मॉर्निंग में स्टार्ट करने में कोल्ड कंडीशन में स्टार्ट नहीं हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ज्यादा देर तक उसको क्रैंक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। तो हैवी इंजन है तो बैटरी में ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा उसका ड्रेन आउट हो जाएगा। दो बैटरी पैरेलल लगा के रखते हैं, उसको मिक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो बैटरी बनती है वो सीरीज में बनती है, 6 सेल सीरीज में लगाते हैं। फिर बाद में हमने दो बैटरीज को पैरेलल में लगाया हुआ है टू हैव द कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ज्यादा देर तक हमें कांस्टेंट करंट मिल सके, कांस्टेंट करंट सप्लाइंग कैपेसिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, एनसीईआरटी बुक में ये सब कुछ नहीं लिखा है कि क्यों होता है, क्या होता है, बट इट इज फॉर योर नॉलेज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन गेट द कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बिफोर, पर्टिकुलरली जैसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, ज्यादा देर तक क्रैंक कर सके उसको, हम सिस्टम को, ट्रक के इंजन को। नहीं तो वो बैटरी डाउन हो जाती है, धक्का लगाना पड़ता है। देखा तुमने ट्रक को धक्का मारते, डीजल गाड़ी धक्के से स्टार्ट हो जाती, पेट्रोल भी हो जाती, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली नहीं होती, व्हील से ड्राइव जाती है इंजन में,
और पिस्टन अप डाउन होता है, और बैटरी अगर डाउन भी है थोड़ा तो स्पार्क होने से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। मोटर नहीं, मोटर जो है बैटरी डाउन होने से क्या है, उसका जो मोटर है वो क्रैंक नहीं कर पाता है, बट दैट इज व्हाट इज पुश करने से, पुश स्टार्ट में हमें मिल जाता है उसका एडवांटेज। व्हील से रिवर्स ड्राइव जाके पिस्टन को अप डाउन करती है, और मोमेंट यू जस्ट लीव द स्टार्ट करते हैं ना उसको, जब क्लच छोड़ देते तो एकदम से वो स्टार्ट होती है। दैट तुम लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कभी पुश नहीं कर, पुश से स्टार्ट नहीं होता। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो चुकी है तो यू हैव टू टेक आउट द बैटरी एंड गिव इट फॉर चार्जिंग, है ना। पुश स्टार्ट नहीं हो सकता ट्रक वगैरह में, किसी भी ऑटोमेटिक ड्राइव में पुश स्टार्ट नहीं हो सकता। मैकेनिकल ड्राइव जिसमें होती है ना उसमें पुश स्टार्ट से बिना बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। डीजल इंजन को एक बार स्टार्ट होता है ना तो बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग जो उसका जो प्लग होता है ना, पेट्रोल गाड़ियों में वी नीड द कंटिन्यूअस बैटरी की सप्लाई चाहिए। स्टार्ट होने के बाद जनरेटर टेक ओवर कर लेता है उसमें। अभी जनरेटर भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। हर गाड़ी में जनरेटर होता है, डू यू नो। छोटी टू व्हीलर में भी जनरेटर होता है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, बैटरी सपोज तुमने क्रैंक की डिस्चार्ज हो गई तो उसको कौन चार्ज करता है, जनरेटर अंदर रहता है। जब मोमेंट यू ड्राइव जनरेटर टेक्स ओवर, और वो बैटरी को भी चार्ज करता है, सिस्टम को भी करंट भेजता है सब। नहीं तो एवरी टाइम यू हैव टू सेंड इट फॉर चार्जिंग। अगर जनरेटर अंदर नहीं होगा तो बैटरी निकाल के चार्जिंग के लिए भेजनी पड़ेगी। एक बार स्टार्ट करने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, ऑलमोस्ट काफी उसमें से एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। चलो फिर दिस वाज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेट अस सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो सेल का है अपने कोर्स में, वी हैव द टू सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन कोर्स में है, तो समटाइम्स बोर्ड में पूछ सकते हैं। ये पहला वाला तो बहुत डायरेक्ट है इसलिए नहीं आता ये, और पैरेलल वाला कभी आ सकता है बिकॉज सीरीज में भी पूछ सकते हैं। तो पैरेलल का देखो थोड़ा सा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो सेल ले लिए हमने, E1 EMF है, इसका E2, इसका इंटरनेशनल R1, इसका R2, दोनों के एंड्स इधर ज्वाइन कर लिए, है ना। तो ये इंटरनल पार्ट होता है बैटरी का, और बाहर टर्मिनल देखते हैं हमें, तो दोनों ज्वाइन कर दिए। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद आई एम नॉट राइटिंग द इंट्रोडक्शन, तुम खुद ही लिख देना, है ना। और फर्स्ट बैटरी सप्लाइंग द करंट E1, सेकंड इज सप्लाइंग E2। सपोज हमने यहाँ पे इंटरनेशनल लगा दिया, तो ये दोनों करंट मिलके I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इस बैटरी इस रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करेगा। बी दैट पार्ट इज नॉट शोन इन द फिगर, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, यहीं तक ही दिखाया। ऑलराइट, तो अभी लेट V बी द टर्मिनल पोटेंशियल। ये यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल पोटेंशियल है, दोनों के लिए सेम रहने वाला, पैरेलल में है ना, तो दोनों के टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। तो V बी द टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन 1 and 2, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहे हैं दोनों बैटरी, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज भी किया। V इज इक्वल टू E माइनस IR, पहली बैटरी के लिए E1 माइनस IR1, तो इसको ये वाला टर्म इधर लाया, V को इधर भेज दिया। करंट के लिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, करंट विल बी E1 माइनस V अपॉन R1। इसको सिंप्लीफाई करके करंट के लिए इक्वेशन बना ली। ऐसे सेकेंड बैटरी के लिए भी कॉमन पोटेंशियल तो दोनों का सेम है, टर्मिनल पोटेंशियल सेम है दोनों का एक साथ ज्वाइन होने के बाद। तो I2 के लिए सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा ना। दोनों करंट मिलके I बना रहे हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये आ गया। अब इसको हमने थोड़ा ब्रेक कर लिया, E1 बाई R1 अलग कर लिया, और यहाँ पे देखो R1 को सेपरेट करा दिया, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। ऐसे इसमें भी E2 बाई R2, क्योंकि E1 और E2 वाले टर्म्स हम एक साथ कर लेंगे, V वाले एक साथ, तो ये वाले टर्म को एक साथ लिख दिया। माइनस वाले में से माइनस भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बचेगा इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। वाई वी आर डूइंग बिकॉज इस फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे, फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो फिर हमने और सॉल्व किया इसको। अभी देखो
ये वाले टर्म को इस तरफ ले आए, करंट को इधर भेज दिया, माइनस हो गया, ये वाला टर्म प्लस हो गया। अभी v के साथ ये जो टर्म थे ना 1/r1 + 1/r2, उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, इधर भी रहेगा, i के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक का फॉलो कर रहे हैं हम लोग, द वे इट इज गिवन। तभी ये दो टर्म बन गए। देखो ये ईएमएफ वाला टर्म है, ये करंट वाला टर्म, करंट के साथ कुछ है, तो v एज इट इज, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं v से। v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, टर्मिनल पोटेंशियल का डिस्चार्जिंग का फार्मूला है ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म E इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है R इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर हम डिस्चार्जिंग वाले फार्मूले से कंपेयर करें, जो कि हमने अभी रिवाइज भी किया था। तो ये पूरा टर्म E इक्विवेलेंट हो गया, और ये पूरा टर्म 1/this, ऐसे नहीं, ये वाला टर्म नहीं, करंट में देखो I R इक्विवेलेंट या R नेट इनटू है वो, ये पूरा टर्म एज इट इज विल बी R इक्विवेलेंट। ईएमएफ का ये डेरिवेशन हो गया। 2 सेल है तो इतना, 3 है तो E3/R3 भी आ जाएगा, यहाँ पे 1/R3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इतना जस्ट इफ यू वांट टू टेक, इसको इतना नोट कर लो, फिर हम अगले ब्रेक की बात कर लेंगे। तो जस्ट देखो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप वी हैड डन, इंट्रोडक्शन दिया और इक्वेशन लिखी। ओके, जस्ट थोड़ा सा और छोटा कर तो एक साथ आ जाएगा पूरा। हाँ ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा बाद में, पहले ये जस्ट नोट कर लो, लास्ट वाली लाइन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, यू शुड नो इट।